हेलो मेरे प्यारे गुगलू मुगलू फुश नौजवानों और नौजवानियों जो भी हो, है ना। तो लास्ट लेक्चर तक हमने करा था अपना ब्लड ग्रुपिंग खत्म, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा आरएच एंटीजन वाला पार्ट और आरएच ग्रुपिंग वाला पार्ट। अभी तुमने ब्लड ग्रुपिंग खत्म कर लिया था और मुझे लगता है बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा। और अब मैं एंटीजन तुम्हें कराने वाली हूँ, आरएच ग्रुपिंग कराने वाली हूँ, थोड़ा सा रिलेटेबल करते कराऊंगी ताकि तुम्हें चीजें याद रहे। सबसे पहले हमने करना है अब आरएच ग्रुपिंग। अभी तक जब तुमने ब्लड ग्रुपिंग कहा था तब तुमने बोला था कि ब्लड ग्रुपिंग कौन सी दो चीजों पर डिपेंड करता है, कि उसके ऊपर कौन सा एंटीजन लगा है। अगर उस पर ए एंटीजन लिखा लगा हुआ था तो हम कहते थे कि भैया ये ए एंटीजन है, इट मींस ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। और हर ए एंटीजन वाले ब्लड ग्रुप के अंदर जो हमारा क्या कहते हैं एंटीबॉडी क्या होता था, बी। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि अगर मैं ए हूं मैं तो नहीं बी को आने देने वाला, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, वो ये चीज बोलता था और वो कभी भी बी को अंदर नहीं आने देता था। तो इसलिए जिसका एंटीजन, जिसके पास ए एंटीजन होगा वो बी को नहीं आने देगा, और अगर उसके पास बी एंटीजन है मतलब ब्लड ग्रुप क्या बी, तो वो ए को नहीं आने देगा। तो उसके पास एंटीबॉडी कौन से होते थे, ए। ठीक है, तो मतलब कि हर किसी में जिसके पास एंटीजन है उसके पास उल्टे मतलब उसके ऑपोजिट के लिए, जैसे अगर कोई ए है तो उसके पास बी के लिए एंटीबॉडी है, बट अगर कोई ए बी दोनों एंटीजन है उसके पास तो वो किससे लड़ेगा। अब तो उसके खुद के ही बंदे ए बी दोनों हैं तो उसके पास लड़ने के लिए एंटीबॉडीज नहीं होती थी, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया। एंड नाउ दिस इज योर आरएच ब्लड ग्रुपिंग। आरएच ब्लड ग्रुपिंग में हम क्या बोलते हैं कि इनके पास क्या होते हैं, इनके पास सरफेस पे क्या होते हैं, आरएच एंटीजन। कौन से एंटीजन, आरएच एंटीजन। ठीक है, अब कुछ लोगों में क्या होता है, आरएच एंटीजन देखा जाता है, कुछ लोगों में नहीं देखा जाता। जिनमें आरएच एंटीजन देखा जाएगा हम बोलेंगे तुम लोग क्या हो, आरएच पॉजिटिव। क्या हो तुम लोग, आरएच पॉजिटिव। जिनमें आरएच एंटीजन नहीं देखा जाएगा उनको हम क्या बोलेंगे, तुम लोग क्या हो, बदतमीज, तुम लोग आरएच नेगेटिव हो। और हमारे यहाँ पॉपुलेशन में 80% लोगों के पास आरएच एंटीजन नहीं होता है। इट मींस दे मोस्ट ऑफ देम आर 80% आर आरएच पॉजिटिव। ये तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो क्या है, आरएच पॉजिटिव। शाबाश, तुम तो वेरी वेरी इंटेलिजेंट हो। बस इतनी सी बात, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है और साथ में मेरे पास थोड़े से आरएच भी पड़े हैं तो मैं क्या कहलाऊंगी, ओ पॉजिटिव। अगर मेरा ब्लड ग्रुप तो ओ है बट मेरे पास आरएच नाम की कोई चीज नहीं है तो मैं क्या कहलाऊंगी, आरएच नेगेटिव। ये बात समझ आ रही है, वेरी गुड। अब सपोज कि एक बंदा है जो कि क्या है, हमारा आरएच नेगेटिव है। अगर आरएच नेगेटिव है क्या उसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन होगा, नो, नेगेटिव बोला ना तो एंटीजन नहीं होगा। तो जब भी ये अभी आरएच नेगेटिव, सपोज आई एम आरएच नेगेटिव और मैं तुम जैसे नमूनों को बोल रही हूँ प्लीज मेरे को थोड़ा सा अपना एंटीजन, सॉरी मेरे को ब्लड ग्रुप की जरूरत है, मेरे पास ब्लड लॉस हो गया, क्या आप मतलब मुझे थोड़ा सा ब्लड देंगे, इतना सा प्यार से मांग रही हूँ, इतना सा ब्लड देंगे आप मुझे। तो आप कहोगे ठीक है तूने पढ़ा के ऐसे एहसान तो किया है हमारे पे, तो हम थोड़ा सा ब्लड तुझे दे देते हैं, इतना तो हम एहसान कर सकते हैं। और ये कहते कहते आप मेरे पे थोड़ा सा एहसान करेंगे और आप मुझे थोड़ा सा ब्लड दे देंगे। अब मैं खड़ी प्यारी सी लड़की आरएच नेगेटिव, अब तुम थोड़े बदतमीज गंदे बच्चे तुम लोग हो आरएच पॉजिटिव। अब तुम्हारा सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ओ, तुम्हारा भी ओ। अब मैंने पूछा कि मैं तो भाई ओ हूं, क्या तुम ओ हो ना, मैं तभी लूंगी। तुमने कहा हाँ मैं ओ हूं, तो तुमने मेरे को दे दिया। और हमने ये चेक ही नहीं करा कि डू यू हैव आरएच पॉजिटिव, आर यू आरएच पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बात हमने चेक ही नहीं करी। और मैं खुश हो गई, मैं भूखी, मैं नंगी, मैं खुश, मेरे को ब्लड की कमी, दे दे करके मैंने फटाफट से ब्लड ले लिया। अब मैं बहुत खुश। तो मैं क्या थी, आरएच नेगेटिव। मैंने पूछा डू यू हैव ब्लड, जो कि ओ हो, एंड यू सेड हाँ थोड़ा सा ब्लड दे देते हैं, वैसे तेरे को माल न्यूट्रिशन, यू कि एक्चुअली मैं हूं नहीं, है ना, तेरे को माल न्यूट्रिशन हो गई, चल थोड़े से ब्लड ले। हाँ तुमने मेरे को थोड़ा सा ब्लड दिया। माल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से होता है, ये सिर्फ हम जैसे लेम लैंग्वेज में बोलते हैं इसलिए बोला। अब तुमने मेरे को अपना दे दिया क्या, ग्रुप। अब मैं खुश होगी कि कितने अच्छे बच्चे हैं, इन लोगों से ये तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी बट तुमने मेरे को दे दिया। अब मैं खुश और मैंने तुम्हारे से ले लिया। एंड अब जब मैं ये ले लूंगी, एक एंटीजन मेरे बॉडी में आया वो है आरएच। अब मेरी बॉडी बोलेगी ये कौन सा बदतमीज इंसान बाहर से आ गया, कोई तो बाहर से एंटीजन मुंह उठा के अंदर आ गया, ये कौन है, ऐसे देखेंगे। और इसके खिलाफ हमारे जो राजा, जो लोग ऐसे ऐसे देख रहे हैं, वो सोल्जर्स तैयार करो, बदतमीज लोग अंदर आ गए कोई। और फिर मेरी बॉडी जिसके पास पहले से आरएच नेगेटिव थी, अब मैं सुंदर अपनी बॉडी है, मेरी 2 चोटियां, ठीक है, ये मैं सुंदर लग रही हूँ ना इसमें, आई नो, थैंक यू। अब मैं यहाँ पे खड़ी थी और तुमने मेरे को ब्लड ग्रुप दे दिया आरएच पॉजिटिव। मेरी बॉडी क्या करेगी, इसके खिलाफ सोल्जर्स बनाएगी, एंटीबॉडी बनाओ भाई, बाहर से कोई
एंटीबॉडी बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ। अब मेरी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट? जो तुम्हारा RH एंटीजन मेरे अंदर आया था उसके खिलाफ मेरी बॉडी ने क्या बनाए? एंटीबॉडीज बना लिए। अब मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो कि उनके साथ लड़ने को बिल्कुल तैयार है, और फिर इसके खिलाफ क्या होगी? इनके अंदर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी और फिर ये ब्लड ग्रुपिंग खत्म होगी। तो इसीलिए जब भी हम अपना ब्लड डोनेट करें तो हम इस चीज का ध्यान रखें कि प्लीज अपने जरा सा ब्लड ग्रुप मैच करा लो, नहीं तो अंदर जाके मेरे खुचू खुचू हो जाएगी, मेरे सोल्जर्स बन जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, RH जब ब्लड लेते हैं तो वी शुड मैच। कपल्स की मैचिंग नहीं कह रही हूं मैं, अब तुम यहाँ पे अपने आप को आपस में मैच करो, नो, ब्लड ग्रुप का मैच बिफोर द ट्रांसफ्यूजन। यही चीज तुम्हारी NCERT में लिखी है। क्या लिखी है? एक इंसान RH नेगेटिव, वो मैंने अपने पे ले ली बात की, चलो मैं नेगेटिव। RH नेगेटिव मतलब कि उसके पास नो RH, उसके पास क्या होगा? RH नहीं होगा। सही बोला, बिल्कुल सही बोला, मैं तो हमेशा सही बोलती हूँ। RH एंटीजन नहीं है ऑन द RBCs। अब उसके बाद क्या होगा कि कोई आया ब्लड दान करने, तुम जैसा कोई नमूना, चलो दान करा, बहुत बड़ी बात है, एक्सपोज्ड। अब उसने क्या करा? मेरे को दे दी, मैं बहुत खुश। अब मेरा क्या हो गया? उसके पास RH एंटीजन था, RH पॉजिटिव था, उसने जैसे ही मेरे को दिया, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट इट, और मेरी बॉडी के अंदर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गए। देयरफॉर शुड मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसीलिए ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए बिफोर ट्रांसफ्यूजन। जब भी आप किसी से फ्री का माल ले रहे हो, ब्लड ले रहे हो, प्लीज मैच करके लो। कुछ नहीं आता ना हमारा मैच करने में, तो मैच करके लेंगे, ठीक है। वेरी गुड, तुम भी खुश, मैं भी खुश। अब आ जाता है RH ब्लड ग्रुपिंग, जिसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। RH एंटीजन क्या है? RH एंटीजन rhesus मंकी से लिया गया। पहली बारी एक एंटीजन एक मंकी में देखा गया। अब तुम लोग बोलो मैम हम तो बंदर हैं, मतलब तुम लोग तो बंदर, मैं अपने को नहीं, तुम लोग तो बोलो मैम हम तो बंदर ही हैं, हम तो पैदाइशी बंदर है, इधर टपते रहते हैं, है ना। तुम बोलो कि बंदर तो मैम हम ही है। नो, RS rhesus मंकी, तुम लोग इंसान जात के मंकी हो, तुम जानवर हो, नो डाउट। अब तुम अलग प्रजाति के जानवर हो। तो ये एक अलग प्रजाति थी जिसका नाम था rhesus मंकी। इस मंकी के अंदर पहली बार देखा गया कि इनके RBC के सरफेस पर RH होता है, और इसीलिए इस एंटीजन का नाम दे दिया गया RH, इसलिए क्योंकि ये rhesus मंकी से लिया गया। फर्स्ट टाइम कहां देखा गया? ऑन द RBCs ऑफ rhesus मंकी, और जिनमें ये देखा गया उनको बोला RH पॉजिटिव। और मैंने बता दिया हमारी पॉपुलेशन में 80% लोग पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब नहीं है कि इंसान जात सारी पॉजिटिव, तो तुम जैसे नेगेटिव बंदे भी हैं, तो इसको रट्टा मारने का तरीका ये है कि हम इंसान जात बहुत पॉजिटिव रहते हैं ना, सो 80% ऑफ आर पॉजिटिव, सो वी आर RH पॉजिटिव 80%। आप ऐसे अपनी गप मार सकते हो। इसका मतलब अब उसके बाद क्या होता है, जब भी RH एंटीजन हमारी बॉडी में, जैसे मेरी बॉडी में अगर मैं RH पॉजिटिव हूं, तो मेरी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी किसी के खिलाफ नहीं बने। और अगर मैं RH नेगेटिव हूं तो मेरी बॉडी में पहले से कोई एंटीबॉडी नहीं बने। बट अगर मैं नेगेटिव हूं, मेरे को एक्सपोज कर दिया जाएगा पॉजिटिव से, तब बन जाएंगे। ब्लड ग्रुपिंग जो कि आपने ABO ब्लड ग्रुपिंग में था, उसमें पहले से एंटीबॉडी थे। अगर ब्लड ग्रुप A है आपके पास एंटी B होगा, अगर ब्लड ग्रुप B है तो आपके पास एंटी A होगा। उनके पास एंटीबॉडी पहले से थे। RH में एंटीबॉडी पहले से नहीं होते। तो इसीलिए कहना क्या चाहती हूँ कि इनके पास पहले से एंटीबॉडी नहीं है, बट एक्सपोज करा जाएगा तो एंटीबॉडी आ जाएंगे। शाबाश। अब यहाँ पे एक हम RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस देखते हैं। किसका? मेरा, तुम्हारा? नो। अभी जो प्रेग्नेंट होंगे ना उनका। तो ये का केस क्या है? एक माँ जो कि क्या थी, अब उसका पेट है, ठीक है। एक माँ जो कि बहुत खुश थी कि उसका बच्चा आ रहा है, मैं उसको अपने हाथों से सुलाऊंगी, ऐसे करके बहुत खुश थी, ऐसे खुश थी कि उसका बच्चा आ रहा है। दिस मदर हैविंग ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव, मतलब मान लो कि वो O नेगेटिव है, ठीक है। अब जो उसके अंदर बच्चा है ना, दैट इज RH पॉजिटिव। कोई भी ब्लड ग्रुप हो, वो क्या था? RH पॉजिटिव, मतलब उसके पास क्या थे? पॉजिटिव थे। अब बच्चा पेट में खुश, माँ अंदर से खुश, बाहर से खुश, सबसे खुश कि मेरे पेट में बच्चा है। अब कोई भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन बच्चे और माँ में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्लेसेंटा उनको सेपरेट कर रहा है। वेरी गुड। बट ड्यूरिंग द डिलीवरी, जब बच्चा बाहर आ रहा होगा, देयर इज लिटिल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। तब आपको पता है देयर इज अ लिटिल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। जैसे ही ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, मतलब बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड आपस में मिलेंगे, तो माँ तो नेगेटिव थी, जिसके पास पहले से एंटीजन नहीं था, बच्चे के पास एंटीजन है, तो वो क्या होगी? यहाँ से एक्सपोज हो जाएंगे। बच्चे के एंटीजन माँ में आ जाएंगी, और माँ की बॉडी ये बच्चे की राक्षस कैसा पैदा हो गया है, आते ही पता नहीं क्या छोड़ दिया फॉरेन। तो वो कहेंगे सोल्जर्स पैदा करो, बच्चे के नाम पे राक्षस पैदा किया इसने, सोल्जर्स पैदा करो। तो वो फटाफट से अपने
सोल्जर्स बना लेते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं हम? एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडी क्या है? आईजी। यहाँ पे जब भी हम अपने किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करते हैं तो जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं आईजीएम। क्या बोलते हैं हम? आईजीएम। आईजीएम कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकता। तो हमारे पास पहले क्या बने? आईजीएम, और इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है और इससे भी बहुत बिल्कुल मिन्यूट सा बुद्धू सा क्या बनता है हमारा? आईजीजी। बस इतनी सी बात। क्या बोला मैंने? मदर आरएच नेगेटिव थी, बच्चा अंदर झूल झूल कैसे खेल रहा था और वो क्या था? आरएच पॉजिटिव। फर्क इन दोनों को नहीं पड़ा कि बच्चे के पेट में होने के बावजूद, क्योंकि ब्लड में कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रही थी। बहुत खुश, मैं खुश, वो खुश, सब खुश। बट हुआ क्या? जब डिलीवरी हुई तब क्या हुआ? लिटिल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड होने के चांसेस हो गए और फिर बच्चे के पास आरएच पॉजिटिव मतलब आरएच एंटीजन है। जब भी एंटीजन होगा वो मदर के ब्लड में आएगा, मदर की ब्लड होगी। बच्चा पैदा किया कि राक्षस ने पता नहीं कहां से फॉरेन भेज दिया यहाँ पे मेरी बॉडी में, और वो बहुत हैरान हो जाएंगे ऐसे करके। और इसके खिलाफ एक मदर की बॉडी क्या प्रोड्यूस करने लग जाएगी? एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी? आईजीएम। आईजीएम का क्वांटिटी लो रहेगा, उससे भी कम वो आईजीजी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ तक मैं खुश, वो खुश, सब खुश, सब खुश, खुशी खुशी से हम गुजर रहे थे। बट फिर क्या हुआ कि मदर बोली क्यों ना दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाए। क्या जाता है, जितने मर्जी बार प्रेग्नेंट हो जाओ, है ना भी, मदर दोबारा से प्रेग्नेंट होगी। अब क्या हुआ? जब मदर दोबारा से प्रेग्नेंट हुई, बच्चा दोबारा से आरएच पॉजिटिव और माँ तो हमेशा से आरएच नेगेटिव। जैसे ही बच्चा आरएच पॉजिटिव, बॉडी के अंदर क्या थे? एंटीबॉडीज पहले से बन गए थे। जो पहला बच्चा आया था, जो कि पहला एल्डर राक्षस, जिसको बॉडी ने बोला ये राक्षस पैदा हुआ है, वो पहले ने ही क्या बना दिए थे? एंटीबॉडीज बना लिए थे। अब क्या हुआ? जैसे सेकंड प्रेगनेंसी हुई मदर्स में, तो क्या हुआ? एंटीबॉडीज तो पहले से फॉर्म थे, और जब फीटस का ब्लड लीक होगा मदर के ब्लड में, फीटस का ब्लड ऐसे मदर की ब्लड दोनों आपस में लीकेज करेंगी, तो क्या होगा? एंटीबॉडीज पहले पड़े मदर की बॉडी में, तो वो क्या करेंगे? ठा 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 सोल्जर्स रेटिंग है एंटीबॉडीज। आईजीएम। आईजीएम जब सेकंड टाइम सेम चीज से बॉडी एनकाउंटर करती है, वो स्टार्ट प्रोड्यूस करने लग जाती है आईजीजी। वो आईजीजी बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करने लगती है। जैसे ही आईजीजी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या करने लग जाते हैं? वो कहते हैं ये तो भाई फॉरेन फिर से मुंह उठा के पहली बारी मार पड़ा, फिर तो मुंह चक के आना है, अक्कल उक्कल नहीं है तेनू, ऐसे कहते हुए वो कहते ठा 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 ऐसे मारने लग जाता है। ठीक है, अब क्योंकि उसने फीटस सेल को ऐसे मारना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाता है? हमारा फीटस जो है इधर पूरा फेटल हो जाता है, मर जाता है। इधर फेटस को हमारा जॉन्डिस, एनीमिया हो जाता है। ये सबको कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या बोलते हैं? मुझे पता है कि आप लोग तोतले पैदा हुए थे, बट इट्स ओके, मैं भी तोतली थी, बट धीरे धीरे हमारा दिमाग काम करने लग जाता है और हम ढंग से बोलने लग जाते हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे इस कंडीशन को? एरिथ्रोब्लास्टोसिस, सॉरी तोतली बन गई तुम्हारे साथ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। वो बोलते हैं ना कर्म वापस आता है। मेरा कर्म देखा 2 मिनट में वापस आया, तो इसलिए कर्म सोच के बोलिए। तो हमने क्या बोलना है इसको? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्टोस का ऐसे डिस्ट्रॉय होना, एंड फेटालिस मतलब बच्चे का मरना। अब हमने यही चीज पूरी एनसीईआरटी लर्न करके जाएंगे हम बस यही चीज बोलेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन कहाँ पे होते हैं? ऑब्वियसली आरएच में हमारे होते हैं आरबीसी पर, और कोई इसके खिलाफ बॉडी में पहले से एंटीबॉडी नहीं होता। मैं खुश, तुम खुश, सब खुश। उसके बाद हम बोलेंगे कि नॉर्मली कोई एंटीबॉडी नहीं होता, बट 80% ऑफ हम जो है ना इंसान जात, वो क्या है? हमारे आरएच पॉजिटिव हैं। ठीक है, पहले उन्होंने क्या बोला कि हम एक इंसान लेते हैं, दैट पर्सन इज आरएच नेगेटिव। जब भी पर्सन आरएच नेगेटिव होगा और आरएच पॉजिटिव वाला उसको डोनेट करेगा, आरएच पॉजिटिव ने उसको डोनेट करा, बॉडी के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी। देयरफॉर प्लीज मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ब्लड को मैच करो बिफोर द ट्रांसफ्यूजन। फिर उसके बाद उन्होंने एक केस लिया, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी केस, जिसमें मदर जो है आरएच नेगेटिव है और बच्चा जो है आरएच पॉजिटिव है। इस चीज को रट्टा कैसे मारेंगे हम कि माँ ने दुनिया पहले देख ली है, तो अब बच्चा तो भगवान रूपी होता है ना, भगवान रूपी पेट के अंदर, तो वो तो भाई पॉजिटिव होगा। तो बच्चे को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि एक टाइम बाद ना मैं भूल जाता है कि बच्चे को पॉजिटिव करना है या माँ को पॉजिटिव करना है, इसीलिए तो बच्चा क्या होगा? आरएच पॉजिटिव, क्योंकि बच्चा क्या है? भगवान का रूप, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। बच्चा क्या होगा? पॉजिटिव, और माँ क्या होगी? नेगेटिव। तो माँ इज नेगेटिव एंड बच्चा इज पॉजिटिव। जैसे ही आपने बोला मदर इज नेगेटिव, फीटस इज पॉजिटिव, तो बोलेंगे फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी एंड देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की सेपरेशन से कोई मिक्सिंग नहीं होगी। ड्यूरिंग डिलीवरी मिक्सिंग ऑफ ब्लड की पॉसिबिलिटी है, और जैसे ही मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा
बच्चे का एंटीजन जो है मदर में जाएगा, RH नेगेटिव मदर क्या बनाने लग जाएगी, एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन। अब क्या क्या बोला, सबसे पहले मदर इज RH नेगेटिव, अब मदर इज RH नेगेटिव एंड बच्चा इज RH पॉजिटिव, बोल दिया, कर दिया। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि अब ड्यूरिंग डिलीवरी क्या हो रहा होगा, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग फर्स्ट, जब फर्स्ट बेबी नॉर्मल होगा कैसे, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। मिक्सिंग ऑफ ब्लड क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सेपरेशन कैसे हो रही है, बाय प्लेसेंटा, वेरी गुड, प्लेसेंटा सेपरेशन। फिर हम बोलेंगे ड्यूरिंग डिलीवरी देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड। अब मिक्सिंग ऑफ ब्लड होने की वजह से क्या होगा, RH नेगेटिव मदर एंटीबॉडी बनाने लग जाएगी अगेंस्ट RH पॉजिटिव। लर्न हो गया, लर्न हो गया। दोबारा से एक बार लास्ट टाइम सुन लो, मदर RH नेगेटिव, बच्चा RH पॉजिटिव। ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी जब बच्चे की होगी, उससे पहले हम क्या बोलेंगे कि ड्यूरिंग डिलीवरी नो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड होगा। क्यों, क्योंकि सेपरेशन होगी बाय प्लेसेंटा। फिर आप बोलोगे जब डिलीवरी हो रही होगी, ये तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चल रहा था, फिर जब ड्यूरिंग डिलीवरी हो रही होगी तब क्या हो रहा होगा कि देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड होने के चांसेस, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी। और जैसे आप कहोगे आप बढ़ जाएंगी, तो मदर जो RH नेगेटिव है वो क्या बनाने लग जाएगी, वो एंटीबॉडीज बनाने लग जाएंगी अगेंस्ट योर बच्चा, दैट इज योर एंटीजन। और एंटीबॉडी कौन सी, IgM कैनॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, तो इसीलिए बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फिर आ जाता है ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी, एंटीबॉडीज तो भैया तुमने पहले से बना के रखे हुए हैं, इन मदर ऑलरेडी फॉर्म्ड है, तो कि लीक हो जाएंगे हमारे ब्लड, लीक्ड इनटू द ब्लड ऑफ फीटस, जो कि फीटस के ब्लड में लीक हो जाएंगे, जो कि फीटस RH पॉजिटिव है, एंड डिस्ट्रॉय द फीटस। फीटल को दो चीजें होंगी, इधर फीटल मर जाएगा या उसको अनीमिया एंड जॉन्डिस हो जाएगा। दिस कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। और एक भी अक्षर NCERT का नहीं है जो मैंने मिस कर दिया हो, यू कैन रीड आउट। ओके, क्या क्या बोलना है, मदर इज RH नेगेटिव, मैं खुश तुम खुश सब कुछ, बच्चा इज RH पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, क्यों मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी, क्योंकि देयर इज सेपरेशन बाय प्लेसेंटा, वेरी गुड। फिर ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होगी, देयर इज अ चांस, पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड। क्यों पॉसिबिलिटी है मिक्सिंग ऑफ ब्लड की, क्योंकि ये लीक कर सकता है ये सब, तो इसके खिलाफ क्या होता है, RH नेगेटिव मदर क्या बनाने लग जाती है, एंटीबॉडी अगेंस्ट द बच्चे के खिलाफ। बट बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पहली डिलीवरी थी जो IgM बना था, IgM उसको इफेक्ट नहीं करेगा। सेकेंड डिलीवरी, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम क्या होगी, एंटीबॉडीज तो ऑलरेडी फॉर्म्ड है बॉडी के अंदर, तो वो लीक हो जाएंगी थ्रू प्लेसेंटा, कहां पे, तुम्हारे बच्चे के अंदर। जैसे वो फीटस में लीक होंगी, तो फीटल के ब्लड सेल्स जो होंगे वो फेटल हो जाएगा, मर जाएगा, या दूसरी चीज क्या हो सकती है उसको, जॉन्डिस, एंड द अनदर थिंग इज, जल्दी बोलो, एनीमिया। दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इसका मतलब क्या, बच्चा रहना बंद कर दे, वही कि बच्चा करे, नो, देयर इज अ क्या कहते हैं, मेडिकेशन वगैरह चलना। अवॉइड, कैसे हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, बाय गिविंग anti-RH एंटीबॉडी। anti-RH एंटीबॉडी तुम्हारी NCERT ने बोला है इमीडिएटली जैसे ही डिलीवरी हो उस टाइम तुम दे दो, बट इट्स नॉट लाइक दैट, उनका कोर्स पूरा टाइम चलता है कि इतने इतने गैप के बाद देना है। बट तुम्हारी NCERT जो बोलती है, NCERT क्या है, भगवान रूपी NCERT, हमारा प्यार, हमारा दिलदार, हमारी NCERT। तो हम क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद होते ही क्या देने लग जाए हम, anti-RH एंटीबॉडी, ताकि वो क्या करें, ये एंटीबॉडी जाकर anti-RH एंटीबॉडी क्या करेंगी, तुम्हारी मदर में जो ऑलरेडी एंटीबॉडी है उनके साथ ऐसे बाइंड होकर रह जाएंगी और फीटस के सेल को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगी। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। एक बार दोबारा बता दूं, तुम खुश हो जाओगे, स्किप करोगे तो तुम लर्न नहीं कर पाओगे, पहले खुश होना है, खुश होना है। क्या क्या बोलना है, सबसे पहले बोलोगे RH और anti-RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग में RH इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि RH जो है वो रेसिस मंकी से लिया गया था, इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी पहले से नहीं होती हैं, वेरी गुड। फिर हम बोलेंगे 80% ऑफ ह्यूमन जो है वो RH पॉजिटिव है। फिर ये बोलते हैं मदर जो है वो क्या है हमारी, सॉरी, पहले हम क्या बोलते हैं कि इंसान विच इज RH नेगेटिव, पहले इंसान जो RH नेगेटिव, इंसान RH नेगेटिव, सिर्फ फीटस को पॉजिटिव बोलना है। इंसान RH नेगेटिव है तो उसको ब्लड डोनेट वाला करने वाला कौन होगा, पॉजिटिव। जैसे ही ब्लड मेरे को पॉजिटिव मुझे दे दोगे तो मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएगी। इसलिए प्लीज 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 अपने ट्रांसफ्यूजन के टाइम क्या कर लो, चेक कर लो। देन उसके बाद हम क्या बोलते हैं, RH इनकम्पैटिबिलिटी केस किसके बीच में होती है, फीटस के बीच में और मदर के बीच में। मदर क्या है RH नेगेटिव, फीटस क्या होगा पॉजिटिव। तरीका बता दिया क्यों। फिर आप बोलोगे जब प्रेगनेंसी चल रही होगी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी ड्यू टू सेपरेशन बाय प्लेसेंटा। फिर ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होगी, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होने के चांसेस होंगे। फिर अगर पॉसिबिलिटी होगी तो फिर क्या होगी, एंटीबॉडी बन जाएंगे मदर की बॉडी में जो कि होंगे IgM और बच्चों को अफेक्ट नहीं करेंगे। ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी क्या हो जाएगा, सेकंड प्रेगनेंसी एंटीबॉडीज पहले ही बना दी हुई है बच्चे ने, पहला वाला बच्चा बना के गया था ना मदर की बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होगा, एंटीबॉडीज पहले बने हैं तो कि वो लीक हो जाएंगे फीटस में। फीटस का फेटल हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। दिस कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस
एंड इसको बचने के लिए हम क्या देंगे, एंटी-आरएच एंटीबॉडी। वेरी गुड, शाबाश। एक बार तुम्हें ये दिखा दूं तो तुम खुश हो जाओगे, खुश होगे कि नहीं होगा। दिस ऑल इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, बट मैंने तुम्हें इस तरह लिखा दिया कि तुम्हें लर्न हो जाए। अनदर एंटीजन दैट इज आरएच एंटीजन, जो कि सिमिलर है, जिसमें रिहेसिस मंकी में देखा गया। तुम मंकी हो नो डाउट मंकी हो, बट तुम रिहेसिस मंकी नहीं हो, तुम इंसान जात के गंदे कर्म करने वाले मंकी हो। वेरी गुड, कितना अच्छा बोलती हूँ मैं। फिर उसके बाद बोलते हैं हम नियरली 80% ऑफ ह्यूमन जो आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, और जिनमें एंटीजन एब्सेंट होता है उनको बोलते हैं हम आरएच नेगेटिव। आरएच नेगेटिव जब भी उसको आरएच पॉजिटिव का ब्लड मिलता है, जैसे मैंने अपना केस लेके बोला था, तो वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने लग जाता है आरएच एंटीजन, इसलिए आरएच ग्रुपिंग जो है शुड बी मैच्ड बिफोर द ट्रांसफ्यूजन। सेम चीज तो मैंने बोली थी, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का केस या फिर मिसमैचिंग का केस देखा गया। आरएच नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर, याद करने का तरीका बताया था, मदर नेगेटिव होगी और फीटस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। आरएच एंटीजन जो पहले एक्सपोज नहीं होगा टू द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी as the two blood are separated by placenta. Very good. But during delivery of first child, there is a possibility of exposure of maternal blood to the small amount of Rh positive. In such cases, mother start preparing antibody. मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बनेंगे। कौन से बनते हैं, IgM और IgG जो है बहुत ही लेस बनते हैं। जैसे ही सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, कहाँ गया, इन सच केसेस मदर जो है सब्सटीक्वेंट प्रेगनेंसी मतलब सेकंड प्रेगनेंसी आएगी तो आर एंटीबॉडी जो है पहले से ही बने होंगे। अब वो जो होंगे, अब जो एंटीबॉडी पहले से बने ऊपर से आईजीजी बनेंगे जो कि प्लेसेंटा क्रॉस कर जाएंगे और वो डिस्ट्रॉय कर देंगे फीटस के आरबीसी। फेटल हो सकता है मतलब मर सकता है बच्चा, और सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस हो सकता है। दिस कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस एंड फेटालिस, एंड इसको देने के लिए हम कहते हैं एंटी-आरएच एंटीबॉडी। शाबाश, यहां तक तुम बहुत अच्छा सुना रहे हो, शाबाश। अब मैं तुम्हें डिसऑर्डर्स लर्न करा देती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी सी अंदर से खुशी मिले, आहा काफी कुछ हो गया इसलिए, है ना। तो डिसऑर्डर में सबसे पहले आ जाता है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि क्या होता है, बीपी का हाई हो जाना, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाना। दिस इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है, जब बीपी जो है नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, दैट वी कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। सुना है ना किसी का बीपी हाई है तो उसको अब ना तेरा बीपी है ना, यू हैव हाइपरटेंशन प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। स्टाइल मारेंगे ना, मेडिकल क्यों लिए, स्टाइल मारने के लिए। कुछ नहीं आता उन्हें, क्या पता कुछ नहीं आता, तुम्हें मालूम है तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम स्टाइल मारोगे, तुम यू हैव हाइपरटेंशन। ये ठीक है, जैसे किसी का बीपी हाई आप बोलोगे आपको हाइपरटेंशन है, तो आपको एक थोड़ी सी बात तो आपको पता होनी चाहिए। आप गवार हो, नो डाउट वी आर गवार, बट वी शुड नो लिटिल थिंग्स। हम क्या बोलेंगे, देखो नॉर्मली हमारा बीपी हमारा इतना होता है, जब ये बीपी जो है 120 से 140 और 80 से 90 आ जाए तो हम बोलेंगे भाई तुम हाइपरटेंशन है, तुम्हारा बीपी जो हाई है। अब तुम समझने के लिए समझो, ये 120/80 क्या है, तुम्हारा बीपी, दैट इज ब्लड प्रेशर। ऊपर वाले को बोला जाता है सिस्टोलिक, क्या बोला जाता है, सिस्टोलिक। नीचे वाले को बोला जाता है डायास्टोलिक, क्या बोलते हैं, डायास्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब ब्लड का प्रेशर जब हमारा हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करो, जैसे हार्ट ऐसे जब वो कॉन्ट्रैक्ट करा तब हमारा जो बीपी का प्रेशर होगा ब्लड का, जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, दैट इज दैट ड्यूरिंग सिस्टोलिक। उसे क्या बोलते हैं हम, सिस्टोलिक। जबकि हमारा हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करा तब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, दैट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। या फिर हम बोल सकते हैं पंपिंग प्रेशर, क्या बोलना है, पंपिंग प्रेशर या सिस्टोलिक प्रेशर। तब हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120। डायास्टोलिक क्या है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायास्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं हम, डायास्टोलिक प्रेशर। जब हमारा ये डायास्टोलिक को रिलैक्स कर रहा है, या तुम बोल सकते हो रेस्टिंग प्रेशर। सिस्टोलिक को क्या बोलना है हमें, पंपिंग प्रेशर, या जब हार्ट हमारा कंट्रैक्ट करता है। जब भी हमारा सिस्टोलिक 120 से बढ़कर 140 हो जाए और हमारा डायास्टोलिक 80 से बढ़कर 90 हो जाए, बोलेंगे यू बदतमीज, यू हैव बीपी, यू बीपी, यू हैव बीपी, ऐसे बोलेंगे। हम बोलेंगे बीपी मतलब तुम्हारा हाई ब्लड प्रेशर है, पर हम हाई बीपी नहीं बोलेंगे, हम बहुत होशियार बनेंगे। उन्हें लगना तो चाहिए ना कुछ तो आता है, हम बोलेंगे यू हाइपरटेंशन, कुछ तो नहीं। अब वो सोचेगा उसको टेंशन ज्यादा है, नहीं उसको टेंशन ज्यादा नहीं, उसका बीपी का टेंशन ज्यादा है, दैट इज हाइपरटेंशन इज बीपी का प्रेशर इज वेरी हाई। ठीक है, यहां तक हमने ये चीजें लर्न करी। अब हम क्या बोलेंगे, बीपी मतलब हाई ब्लड प्रेशर। वेरी गुड। नॉर्मल कितना होता है, 120/180, इसकी यूनिट इज mmHg। वेरी गुड। 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर मैम, और इसको दूसरा बोलते हैं हम पंपिंग प्रेशर। और जो 180 है वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर, और इसका दूसरा नाम क्या होता है हमारा, रेस्टिंग प्रेशर, क्योंकि हार्ट ना इस टाइम रिलैक्स करता है, इसलिए मैं कहूंगी वेरी गुड, तो वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। उसके बाद जब भी हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 120 से बढ़ते हुए 140 हो जाता है और 80 से बढ़ते हुए 90 हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा, हाइपरटेंशन। हम हाइपरटेंशन स्टाइल मरेंगे, हम हाइपरटेंशन आपको। ठीक है, दिस शोज कि इसको क्या है, हाइपरटेंशन। और जब भी हाइपरटेंशन होता है तो ये हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं।
तुम्हारी किडनी में प्रॉब्लम होने के, और जैसे कुछ वाइटल ऑर्गन इफेक्ट होने लग जाते हैं जैसे कि किडनी एंड योर ब्रेन। तो बस हमें यही अब इसकी कहानी लर्न करनी है। हम बोलेंगे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल होता है हमारा 120/80, दैट इज 120 सिस्टोलिक, एंड दूसरा सिस्टोलिक का दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, पंपिंग प्रेशर। 80 mmHg इज डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर। इफ चेक शोज की बीपी जो है 140 to 190 बाय हो गया और हायर है, दिस शोज यू हैव हाइपरटेंशन, ओके, एंड इट लीड टू प्रॉब्लम कहां पे, हार्ट डिजीज और कुछ वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन और किडनी को अफेक्ट करता है। अब हम इसको रट्टा कैसे मारेंगे कि ये 3, क्योंकि थोड़े टाइम बाद क्या होता है, हमें बहुत भूख लगती है, हम सारी बातें खाने लग जाते हैं, हमें इतनी भूख लगती है हम पढ़ाई खाने लग जाते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, केबीसी में जाते हैं, उसने बीपी हाई हो जाए, मेरा बीपी हाई हो रहा है यार, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं आता, अब हमें तो मौका मिला नहीं, तो हमें क्या होगा, मैं बीपी आ जाओ, वहां पे केबीसी में बैठूंगी, मैं बीपी, मेरा यहाँ कॉलेज के वाइवा में बीपी हाई हो जाता है, तुम केबीसी की बात करते हो। तो हम इसको यहीं से लर्न करके केबीसी की जगह बोलेंगे केबीएच, के फॉर किडनी, बी फॉर ब्रेन एंड एच फॉर हार्ट। के फॉर किडनी, बी फॉर ब्रेन एंड एच फॉर हार्ट, कि भाई ये 3 चीजें अफेक्ट होती हैं ड्यूरिंग जब हमारा क्या हो, बीपी हाई। आप क्या बोलेंगे, हमारा कॉलेज में ये जो कॉलेज के दो वाइवा रहती है ना मेरे, उस टाइम ऐसे हार्ट ऐसे फट रही होती है कि ऐसे हो रहा था, तो सोचो वो तो केबीसी में गया है, तो दैट इज केबीएच से रट्टा मार लो, के फॉर किडनी। तो ये चीज मैं क्यों बोल रही हूँ तो समझ रहे हो ना, क्योंकि केबीएच को हमने हाइपरटेंशन से रिलेट करना है, हाई बीपी से रिलेट करना है, इसीलिए मैं केबीसी कह रही हूँ कि मेरा बीपी हाई हो जाता है कॉलेज के वाइवा, इसलिए समझे। केबीएच किडनी, ब्रेन एंड योर हार्ट। क्या क्या बोला, हाइपरटेंशन, पहले आप बता दो हाई ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल बता दो, नॉर्मल में 120 क्या रिप्रेजेंट करता है, 80 क्या रिप्रेजेंट करता है, और अगर इससे ज्यादा हो गया कितना 140/90 तो हमारा क्या होगा, और फिर इसको हम इसमें क्या क्या इफेक्ट होती है वो 3 चीजें, ठीक है। केबीएच को आपने कैसे रिलेट करा, आप समझ गए, वेरी गुड। फिर आ जाता है हमारा कॉर्नरी हार्ट डिजीज। क्या, कॉर्नरी हार्ट डिजीज, दैट इज CHD, कॉर्नरी हार्ट डिजीज। आप इसमें क्या बोलेंगे कॉर्नरी हार्ट डिजीज का, अब ये जो तुम्हारा कॉर्नरी हार्ट डिजीज है उसका दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। क्या है इसका नाम, एथ्रो, ऐसे लर्न करना, एथ्रो, फिर आएगा स्क्लेरोसिस। क्या, एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रोस्क्लेरोसिस में होता क्या है कि तुम्हारा जैसे ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल पर अगर मैं ऐसे कुछ डिपॉजिट, अब तुम सोचो ये तुम्हारे घर की पाइप है, ठीक है, जो पाइप ऐसे छुर छुर करके पानी डालते हो ना, जो तुम डालते नहीं हो और फिर काम चोरी करते हो वही। अब इसके यहाँ पे तुम सोचो तुमने गंद डिपॉजिट कर दिया, मतलब सोच कि यहाँ पे कीचड़ 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 ऐसे मिट्टी मिट्टी बहुत सारी लग जाए, तो तुम्हें क्या लगता है कि इससे जो तुम्हारा पानी निकलने वाला था उसका प्रेशर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं होगी, क्योंकि अगर टूटी का पानी का प्रेशर सेम होगा, और तो यहाँ से क्या होगा, पानी तुम्हारा का प्रेशर जो बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी उसको इतने बड़े ल्यूमन से निकलना था और अब वो सारा भर गया ल्यूमन, तो उसको बिल्कुल कम वाले ल्यूमन से निकलना है। जब उसे कम ल्यूमन से निकलना है, इट मीन्स कि उसका जो है प्रेशर जो है वो बढ़ चुका है। अब क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन हो गई तो प्रेशर जो है इसके अंदर निकलने वाले का बढ़ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एथ्रोस्क्लेरोसिस। क्या, एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रो वर्ड का मतलब समझते हो, तुम ऐसे भी कुछ नहीं समझते, बताऊंगे तुम और पागल हो जाओगे। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो वेसल्स, कौन से वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहे थे, उनमें क्या होता है, कुछ डिपोजिशन हो जाती है। वो जो वेसल्स जो हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रहे थे, उनके वहां पे कुछ डिपोजिशन हो जाती है। किसकी डिपोजिशन होती है, CF की डिपोजिशन होती है मैडम, CF। मैं पूछूंगी CF क्या, आप बोलोगे C फॉर मैम कैल्शियम, दूसरा C फॉर कोलेस्ट्रॉल, दो C फॉर क्या है, एक C फॉर कैल्शियम, दूसरा C फॉर कोलेस्ट्रॉल, एंड F फॉर मैम फैट एंड F फॉर फाइब्रोसिस। इन 4 चीजों की डिपोजिशन हो सकती है, जिसके कारण वो जो ब्लड वेसल है उसका ल्यूमन जो वो पतला होता है, बिल्कुल पतला, एंड दैट इज कॉल्ड कॉर्नरी, योर कॉर्नरी हार्ट डिजीज, और तुम बोल सकते हैं आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, ये स्क्लेरोसिस नाम से ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ तो कुछ गड़बड़ी है, दया कुछ तो गड़बड़ी है, चेक करना पड़ेगा, वही। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले से कैसे रटाव मारोगे, कॉर्नरी। जैसे तुम C देखोगे ना, कॉर्नरी का C, आपको याद आएगा कि C से ही, इसका C से नाम है, इसके ऊपर C से कुछ डिपोजिशन है, दैट इज C और F। C फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड C फॉर तुम्हारा कैल्शियम, दूसरा F फॉर तुम्हारा क्या आ जाएगा, फैट, एंड F फॉर फाइब्रोसिस। सेम यही तुम्हारा लिखा हुआ है, कॉर्नरी हार्ट डिजीज, दूसरा नाम है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। इसमें वो वेसल जो कि सप्लाई करते हैं ब्लड टू योर हार्ट मसल, वो अफेक्ट होते हैं। कैसे अफेक्ट होते हैं कि वहां पे कुछ डिपोजिशन हो जाती है, किसकी, C फॉर कैल्शियम, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, F फॉर फैट एंड F फॉर फाइब्रोसिस, जिसके कारण तुम्हारी ल्यूमन ऑफ द आर्टरी क्या हो जाती है, ल्यूमन मतलब अंदर की जो ये स्पेस है ना, ये दिस इज कॉल्ड ल्यूमन, और ये क्या हो जाती है, नैरो, पतली। समझ गए,
कैसे बोलेंगे आप? कॉर्नरी हार्ट डिजीज, दूसरा नाम आर्थरोस्क्लेरोसिस। अब आर्थरोस्क्लेरोसिस में आप देखते क्या है, वेसल्स, वो जो तुम्हारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हो वो क्या हो जाती है, उसमें अफेक्ट हो जाती है। कैसे अफेक्ट हो जाती है? उसमें CF की डिपोजिशन हो जाती है। C4 तुम्हारा क्या आ जाएगा? कैल्शियम। C4 कोलेस्ट्रॉल, F4 फैट एंड F4 फाइब्रोसिस, और इसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, ल्यूमेन जो हो गया वो नैरो हो जाएगा। देन इज योर एंजाइना। एंजाइना को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये तुम एंजाइना से क्या याद रखोगे कि एंजाइना में क्या होता है? एंजाइना इज एक्चुअली, एंजाइना पेक्टोरिस इज रिलेटेड टू अ मसल जो कि तुम्हारे यहाँ पे है। तो एंजाइना पेक्टोरिस इज समथिंग तो रिलेटेड टू योर हार्ट, है ना, तुम ऐसे बोलोगे। तो इसमें सिम्टम्स क्या होती हैं तुम्हारे? ये एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब थोड़ा सा चेस्ट पेन, थोड़े टाइम के लिए जो चेस्ट पेन होती है, दैट इज एक्यूट चेस्ट पेन। अब तुम इसे रट्टा कैसे मारोगे? A फॉर एंजाइना से A फॉर एक्यूट याद आ जाएगा, दैट इज एक्यूट चेस्ट पेन। अब ये पेन क्यों होती है? जब हमारे हार्ट को इनफ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही होती है, दैट दे डोंट गेट इनफ ऑक्सीजन टू योर हार्ट, तब ये हमें हो रहा होता है, दैट इज योर एंजाइना, या फिर हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोला एंजाइना में? एंजाइना में आप बोलोगे कि जब हमारे हार्ट के मसल्स को इनफ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही होती है, तब हमें क्या हो सकता है? एंजाइना पेक्टोरिस। और यहाँ पे A फॉर एंजाइना से क्या हो गया? हमें A फॉर एक्यूट चेस्ट पेन। जब भी हमें एक्यूट चेस्ट पेन होगी तो ये जो है मेल्स और फीमेल, भाई ऐसे हम भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये कहता है ये हम दोनों को देंगे, मेल और फीमेल दोनों में होगी, बट ये ज्यादा किसमें? एल्डर में और मिडिल एज में देखी जाती है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चों को बच्चों सब गलत है, दैट इज एल्डर एंड हेयर मिडिल एज में देखी जाती है। इस कंडीशन में ब्लड फ्लो अफेक्ट हो जाता है। समझ गए? कैसे याद करेंगे? सबसे पहले बोला कॉर्नरी हार्ट डिजीज, जैसे ही आपने बोला तो C से आपको याद आएगा CF, दैट इज कैल्शियम, और फिर कोलेस्ट्रॉल, F फॉर फैट एंड फाइब्रोसिस। आप इस चार का क्या करोगे? अचार बनाओगे, बट ऐसे बनाओगे अचार? नो, आप सोचेंगे कि इनकी डिपोजिशन हो जाती है कहां पर? वो मसल, वो आर्टरी या उस पे जो कि किसको ब्लड सप्लाई कर रही हो? हमारे हार्ट के मसल्स को। और उसके बाद ल्यूमेन जो नैरो हो जाता है। एंजाइना में क्या बोला? एंजाइना का दूसरा नाम उसी से नाम से रिलेटेड है, एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें होता क्या है? A फॉर एंजाइना से A फॉर एक्यूट चेस्ट पेन। चेस्ट पेन कब हो रही है? जब इनफ ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमें एक्यूट चेस्ट पेन। अब वो कहता है कि मेल फीमेल दोनों में होगा। हम भेदभाव नहीं, नो जेंडर, जेंडर इक्वालिटी हम पूरी रखेंगे, पर हम बच्चे भगवान के सच्चे होते हैं, बच्चों को माफ कर दिया जाए, और एल्डर और मिडिल एज में देखा जाता है, एंड कंडीशन में ब्लड फ्लो जो इफेक्ट होती है। लास्ट इज योर हार्ट फेलियर, जिसको हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जैसे आपने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलोगे, अब इसमें होता क्या है कि दिस इज ड्यू टू अ कंजेशन। हमारे जब लंग्स में कंजेशन होता है, आपको पता है कितना लंग्स और हार्ट रिलेटेड है, देयर इज अ पर्टिकुलर फ्लो जो कि आप ब्रीदिंग में पढ़ते हो, इस चैप्टर में पढ़ोगे, पर्टिकुलर ब्लड का फ्लो रहता है। क्यों? तो इसी की वजह से जब भी हमारे लंग्स में कंजेशन हो रही होती है तो वहां से ही हमारा अफेक्ट करता है हार्ट को एंड लीड्स टू योर हार्ट फेलियर। इट इज बिकॉज ऑफ द कंजेशन ऑफ लंग एंड इज द मेन सिम्टम। इसमें क्या होता है? हमारा हार्ट जो है प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा होता इनफ ऑक्सीजन ताकि वो मीट कर सके, इनफ ब्लड ताकि वो मीट कर सके हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को। क्या बोलेंगे हम? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का दूसरा नाम कंजेशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जैसे ही आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलेंगे, आप बोलोगे यहाँ पे क्या होता है? कंजेशन ऑफ योर लंग्स। अब कंजेशन ऑफ लंग हुआ, कंजेशन ऑफ लंग होने की वजह से हार्ट इज नॉट एबल टू पंप इनफ ब्लड ताकि वो क्या कर सके? इफेक्टिवली हमारी बॉडी की नीड को पूरा कर सके। देन इज योर कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट मतलब अब तुम ऐसे कर लो जैसे तुम हो गए पुलिस में अरेस्ट। अगर तुम पुलिस में अरेस्ट हो जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, तुम्हारा कोई काम हो रहा है, उन सब में स्टॉपेज लगे, बस 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 बस, इनफ इनफ इनफ, दैट इज स्टॉपेज लग गई। तो कुछ तो कार्डियक अरेस्ट में हमारा स्टॉप हो जाता है। क्या स्टॉप हो जाता है? हमारी हार्ट बीट करना स्टॉप हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट को कैसे बोलोगे? जैसे आप अरेस्ट हो जाओगी, आपकी ग्रोथ, आपका काम का सब स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप। जैसे आपको स्टॉप सुना तो आप बोलेंगे क्या स्टॉप? क्या 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 कहना क्या चाहते हो? दैट इज हमारा हार्ट बीट का स्टॉप होना। देन इज योर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है? अटैक, अचानक से, दैट इज तुम्हारा सडनली अटैक। मतलब क्या? तुम पे कोई अटैक करा, अब तुम्हें ऐसे तो करेंगे नहीं, आओ भाई हिंदूज इकट्ठे हो जाओ, मैं तुम्हें प्यार प्यार से अचानक से अटैक उड़ाता, तो ये हो गया। तो जब हार्ट मसल क्या हो? सडनली डैमेज हो जाए। अब वो क्यों होता है? क्योंकि इनफ ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती। हाइपरटेंशन यू लर्न, हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर। क्यों? नॉर्मल इतना 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 होता है, सिस्टोलिक ये, डायस्टोलिक ये, ठीक है, बट जब भी सिस्टोलिक डायस्टोलिक से हमारा ज्यादा हो जाए, कितना हो जाएगा वो बता देना। इससे हमारा हाई ब्लड प्रेशर कब हो जाता है? जब मैं वाइवा देती हूँ, दैट इज योर KBH। KBC खेलते हो वाइवा में देते हैं, वो मैं पागल हूँ, KBH। देन इज योर कार्डियक हार्ट डिजीज। कार्डियक हार्ट डिजीज का दूसरा नाम एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। जैसे आप कॉरोनरी हार्ट डिजीज, जैसे आप C बोलेंगे तो आपको C से दो चीजें याद आएंगी, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, C फॉर कैल्शियम, फिर F फॉर फाइब्रोसिस एंड फैट। इन चारों को हम अचार बनाएंगे? नो, हम बोलेंगे इनका डिपोजिशन हो जाता है उन आर्टरीज के ल्यूमेन में जो कि हमारे ब्लड को सप्लाई कर रही होती है, जिसके कारण आर्टरी का ल्यूमेन हो जाता है
पतला। देन इज योर एंजाइना, एंजाइना से आपको याद आएगा एंजाइना पेक्टोरिस। अब एंजाइना, ए फॉर एंजाइना से क्या होगा, ए फॉर एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट चेस्ट पेन क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी वेसल के जो है वो क्योंकि हमारी जो इनफ ब्लड सप्लाई जो है, हमारी ब्लड इनफ ऑक्सीजन जो है हमारी ब्लड में सप्लाई नहीं हो पा रही। नो इनफ O2 इज रीच द हार्ट मसल। मैन और वुमेन दोनों में होगी, एल्डर एज और मिडिल एज में होगी, बच्चों को माफ कर दिया जाएगा और इस कंडीशन में ब्लड फ्लो इफेक्ट होती है। देन इज योर हार्ट फेलियर, फेलियर से आपको याद आएगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेशन से आपको याद आएगा कंजेस्टिव कौन होता है यहाँ पे, हमारा लंग्स, दैट इज ड्यू टू कंजेशन ऑफ योर लंग्स। द स्टेट ऑफ हार्ट, जिसमें हार्ट हमारा प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा होता टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, टू मीट द ब्लड रिक्वायरमेंट इनफ टू मीट द नीड ऑफ आवर बॉडी। ऑक्सीजन से रिलेटेड सिर्फ हमारे एंजाइना में है। कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट करने से स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप क्या होगी हमारी हार्ट बीट। अटैक, अटैक तो भाई सडनली होता है, अचानक से करेंगे, दैट इज अटैक क्या हुई, सडनली। सडनली क्या डैमेज हो जाएगी हमारी ब्लड सप्लाई। वेरी गुड, शाबाश, तुम तो इंटेलिजेंट निकल रहे हो। देन इज योर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन मतलब ऐसे बंदा। अब ये कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में आप क्या बोलोगे कि जैसे सपोज मेरे इंजरी हुई, ठीक है, मेरे यहाँ पे लगी जोर से क्या कहते हैं वो, चोट लगी। जैसे मेरे जोर से चोट लगी तो तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ से क्या निकलेगा, दूध, दही, लस्सी या फिर पकौड़े, भांग के पकौड़े? नहीं, तुम नशेड़ी गंजेड़ी भांग पे आ जाते हो। नहीं, क्या मेरे पकौड़ा निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो हमारा क्या होता है, ब्लड आ जाता है। क्या आ जाता है हमारा, ब्लड। अब ये जो ब्लड मेरा कुछ बह रहा है, इसको कुछ तो रोकना है ना। ऐसे तो मैं भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, वो बात अलग है, मैं भगवान को प्यारी ही हूँ, बट मैं ऊपर चली जाऊंगी, जो कि अभी मैं नहीं जा सकती, है ना। तो मैं क्या करूंगी, भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि मेरा ब्लड फ्लो जो है रुक नहीं रहा है, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, कि वहां पे वो कोआगुलेट कर जाए और मेरा जो एक्सेसिव ब्लड फ्लो हो रहा है वो रुक जाए। अब होता क्या है, मेरे हाथ पे इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ, कुछ भी हुआ, अब जैसे ही मेरी इंजरी होगी, टू प्रिवेंट कि मेरा ब्लड फ्लो ना हो वहां से, हमारा वहां पे क्या बनने लग जाता है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड होने लग जाता है। कोआगुलेशन जब इकट्ठा होने लग जाता है या फिर कोआगुलेट हो रहा है, तब वहां पे क्लॉट, आप देखते हो एक क्लॉट बन जाता है। क्लॉट क्या होता है, आपने देखा कि चोट के बाद ऐसे डार्क ब्राउन सा निशान होता है, जो कि आपको गंदा लगता है कि करके छील दूं, हम करता है ना, मेरा भी करता था बचपन में, अब मैं समझदार हूं, ओके। तो हमारा क्या बनता है, वो जो ब्राउन कलर का, तो इट इज अ क्लॉट क्या है, डार्क ब्राउन कलर्ड, क्या बोलते हैं इसको, डार्क ब्राउन कलर। ऑब्वियसली इसका कलर डार्क ब्राउन है। रेडिश स्कम, थोड़ा सा हटा दोगे तो तुम्हें रेडिश स्कम दिखेगा, दैट इज डार्क ब्राउन कलर रेडिश स्कम। कब बनता है, जब हमें चोट लग जाती है। अब तुम ये मत समझो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली अपनी चोट लगाऊं और अपना दिखाऊं, नो, इतनी अच्छी मैं नहीं हूं। तो ये डार्क ब्राउन कलर, फिर इसको थोड़ा सा टाइम तो क्या दिखेगा, रेडिश स्कम। कहां पे दिखती है, एट द साइट ऑफ जहां पे वो इंजरी हुई है, ओवर टाइम, थोड़ा टाइम बाद, ऐसे साथ साथ में स्कम बनता है ना। और ये बनता कैसे है, दैट इज फॉर्म्ड बाय नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम बोलते हैं फिब्रिन। कैसे होना था ये फिब्रिन, आप ऐसे देखेंगे ना, ऐसे 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 ऐसा 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 सब दिखा, कलर से दिखा देती हूँ आपको, अगर दिखे तो आपके यहाँ पे ब्राउन कलर का ऐसे 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 जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज फॉर्म्ड बाय नेटवर्क। कैसे बनती है, बाय थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं फिब्रिन। क्या क्या मैंने बोला, मैंने आपसे बोला जैसे मेरे को इंजरी हुई या ट्रॉमा हुआ तो इस पे यहाँ ब्लड फ्लो होगा, इसको बचाने के लिए यहाँ पे क्या होने लग जाती है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड को, ब्लड कैसे बनती है, यहाँ पे लास्ट में क्लॉट बन जाता है। क्लॉट का क्या कलर है, रेडिश डार्क ब्राउन कलर रेडिश स्कम। अब ये किस चीज की बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिब्रिन। वेरी गुड, तुमने तो लर्न कर लिया, यही चीज तो हमने बोली है। कितनी इंटेलिजेंट हो यार। इंजरी और ट्रॉमा हुआ तो हमारा एक्सेसिव ब्लड फ्लो होगा, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे बॉडी में क्या होती है, कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हमारा क्लॉट बनता है, जिसको हम बोलते हैं डार्क ब्राउन कलर्ड और रेडिश स्कम। कहां पे बनता है, एट द साइट ऑफ कट, ओवर टाइम, कुछ टाइम बाद। फॉर्म्ड बाय नेटवर्क ऑफ थ्रेड, जिसे हम बोलते हैं फिब्रिन। फिब्रिन में होता क्या है, हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, वो प्लेटलेट तो नहीं, ये जो है हमारे यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ट्रैप्ड, क्योंकि थ्रेड जैसी बन गई। अभी जो फॉर्म्ड एलिमेंट बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर थे, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रैप। वेरी गुड, शाबाश। हमने क्या बोला, सबसे पहले इंजरी ट्रॉमा हुआ, टू प्रिवेंट द एक्सेस कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, बोले कोआगुलेशन ऑफ ब्लड सुना, तो आप बताएंगे कि कोआगुलेशन ब्लड होता क्यों है, व्हाई का आंसर देंगे। आप बोलेंगे जैसे ही ट्रॉमा होगा, टू प्रिवेंट, मैम लिसन टू मी वेरी केयरफुली, टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड फ्लो, देयर इज अ क्लॉट फॉर्म। क्लॉट कैसा होता है, रेडिश डार्क ब्राउन कलर रेड स्कम, एंड फॉर्म एट द साइट ऑफ इंजरी ओवर टाइम, कुछ टाइम बाद। वेरी गुड, मैं कहूंगी तुम तो क्या आंसर देते, बॉम्ब फोड़ दिया तुमने तो। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय फिब्रिन्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैप हो जाता है। इतना बोल दोगे सब खुश, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म पे। मैंने तुम्हें भाई तुमने सुना तो
बढ़िया दिया, बट इसमें अंदर होता क्या वो बता। तो आप बोलोगे कि मैम होता क्या है, मैं आपको सुनाती हूँ, प्यार से समझाऊंगी, प्यार से बात करो मैम, प्यार से बोलोगे तो मैं समझाऊंगी, ठीक है। मैं बोलूँ ठीक है बोलो, तो आप बोलोगे मैम ये कैस्केड ऑफ कैश सीरीज है। मतलब अगर पहली चीज, पहला प्रोसेस होगा, सपोज ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, और बी जो है वो कन्वर्ट करता है सी को डी में, तो अगर ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है, अब जब B आएगा तभी हमारा C जो है वो D में कन्वर्ट होगा। अगर B नहीं होगा तो C D में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट होने के लिए किस पे डिपेंड है, B। तो मतलब ये कैस्केड है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे डिपेंड है। तो इट इज अ सीरीज ऑफ लिंक्ड कैस्केड ऑफ एंजाइम रिएक्शन प्रोसेस, कुछ भी बोलो, कैस्केड प्रोसेस, समझ गए। अब इसमें क्या है कि ये जो कैस्केड प्रोसेस है इसमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ फैक्टर्स जिनके एक्टिवेट होने से हमारा मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन जो है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है, ठीक है। जैसे ही मेरे यहाँ पे इंजरी होगी, ठीक है, हमने 3 फॉर्म्ड एलिमेंट बोले थे, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट जिनका नाम थ्रोम्बोसाइट है उनके पास प्लेटलेट भैया बचाओ प्लेटलेट भैया। अब उसका नाम प्लेटलेट है, इसका मतलब ये नहीं वो प्लेट लेके खाना आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बहुत गलत सोचते हो आप लोग। उसके वहां पे इंजरी हुई, वो कहेंगे प्लेटलेट भैया बचाओ। तो देयर इज अ स्टिमुलस गो टू द प्लेटलेट इन द ब्लड। इंजरी हुई, स्टिमुलस कहां पे जाएगा, हमारे प्लेटलेट पर। कहां पे जाएगा हमारा प्लेटलेट कहेगा आ गया आता हूं मैं। जैसे ही वो आएगा वो अपने बैग से सामान निकालेगा, ये लो सामान, बचाओ। वो जिसको चोट लगे उसको आपको ऐसे दवाई फेंकता है वो, तो वो जो फेंकता है उसको हम बोलते हैं कुछ फैक्टर्स, जिसके बारे में अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, तो आप पागल हो जाओगे। कुछ फैक्टर्स कहां से फेंकता है, अपने बैग से। ये लो कुछ फैक्टर्स बाय द टिश्यूज, और उसमें होते हैं हमारे थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या होते हैं हमारे थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या होते हैं हमारे थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट को बुलाया गया, इंजरी हुई, प्लेटलेट भैया आइए, प्लेटलेट बैग के साथ आए थे और उन्होंने अपने ब्लड से ऐसे फैक्टर्स उठा के मारे, और उसमें क्या था हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, उसने थ्रोम्बोप्लास्टिन क्यों मारा, उसको मजा आ रहा था, वो यहाँ पे बम खेल रहा था कि बम मारो बम, नहीं ना। तो उसने थ्रोम्बोप्लास्टिन इसलिए मारा ताकि हमारी ब्लड के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट हो जाए थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट हो जाए, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। एक एंजाइम है, किसके पीछे एज लगता है, एंजाइम है, एंड कैल्शियम। क्योंकि ये जो क्या है थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो एक्टिवेट कर देता है किसको, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को। किसको एक्टिवेट करता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को। जैसे उसने ऐसे मारा क्या, प्लास्टिन मारा। जैसे उसने प्लास्टिन मारा तो वो जगह के लोग ऐसे एक्टिवेट, कौन है ये मार रहा है, ओह माय गॉड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसे। तो वो जो एक्टिवेट हुआ वो कौन था, थ्रोम्बोकाइनेज, ओह माय गॉड। काइनेज लोग ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं कि जब प्लेटलेट ने उस पे क्या मारा, प्लास्टिन मारा गया, काइन मतलब कुछ काइनेज, कुछ काइनेटिक से रिलेटेड है ना, काइनेज ऐसे एक्टिवेट हो गया। ओह क्या आया, तो जैसे वो देखता है ना कुछ तो इसने मारा, तो वो अपने प्रोसेस पे आ जाता है, उसे लगता है कि कोई काम है तभी मेरे को उठाया गया है। तो वो थ्रोम्बोकाइनेज कहता है कैल्शियम भैया चलो गेम में चलो, वो अपने कैल्शियम को उठाता है और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। अभी तक मैंने क्या बोला, जैसे ही आपको इंजरी हुई प्लेटलेट भैया को बुलाया था, प्लेटलेट आता है, प्लेटलेट अपने बैग के साथ आता है, वो क्या उठा के मारता है हमारे थ्रोम्बोप्लास्टिन। सपोज वो प्लास्टिक मार रहा है, ठीक है, तुम ऐसे रट्टा मार सकते हो कि वो क्या मार रहा है, प्लास्टिक के से गोले मार रहा है, तो क्या है उसका नाम थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या मार रहा है वो, थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे उसने थ्रोम्बोप्लास्टिन उठा के मारे तो कौन एक्टिवेट हो जाता, काइनेज, कोई चलने वाला है ना, कोई काम करने वाला एक्टिवेट हो गया, तो थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हो गया। उस पे लगी उसको, ओह माय गॉड यू दिस नॉनसेंस, ऐसे करके वो एक्टिवेट हो गया विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब थ्रोम्बिन इज द एक्टिव फॉर्म और ये प्रोथ्रोम्बिन इज इनएक्टिव फॉर्म। जैसे ये एक्टिव हो गया तो ये क्या करता है, फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, फिब्रिन्स में। फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। और जैसे ही फिब्रिन बनता है, आपको पता है फिब्रिन वो थ्रेड बना देता है, और जैसे वो थ्रेड बन जाता है हम बोलते हैं ये तो डार्क ब्राउन कलर का हमारा स्ट्रक्चर है जिसको मैं छीलने का। भाई इतना मेहनत करा है उसने, प्लेटलेट ने पहले प्लास्टिक मारे, उससे उसका चक्कर घुमा और फिर वो एक्टिवेट हुआ। जैसे उसने एक्टिवेट हुआ वो उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बनाया, फिर थ्रोम्बिन आया जिसने फिब्रिनोजन को तुम माई के लाल बदतमीज 2 मिनट लगा देते हो उसको उखाड़ने में। ऐसा मत किया करो, किसी के मैंने तो पानी मत फेंका करो। यही चीज हम रट्टा मार लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही इंजरी होगी तो स्टिमुलस किसको जाएगा, प्लेटलेट भैया को। प्लेटलेट भैया अपने बैग में सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करेंगे जो कि इनिशिएट करते हैं कोआगुलेशन को। उसमें आ जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एक्टिवेट करता है थ्रोम्बोकाइनेज को। जैसे क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट थ्रोम्बोकाइनेज, जो कि मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल। वो कहते हैं कि
थ्रोम्बोप्लास्टिन को, काइनेस को प्लास्टिन मारना, प्लास्टिक मारना बहुत जरूरी था तभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोआगुलेशन में। तो जैसे ही काइनेज आता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन इन टर्न कन्वर्टेड फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, और फिब्रिन बनते ही क्या बन जाता है हमारा क्लॉट। समझ गए? वेरी गुड। अब हम एक बार फिर से सुना देते, एक बार हमारा सारा लर्न हो जाएगा। हम बोलेंगे कोआगुलेशन, कोआगुलेशन कब होती है? जब भी हमें इंजरी और ट्रॉमा हो रही हो, वहां पे हमारा ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड हो रहा होता है, उसको रोकने के लिए हमें भाई कुछ तो करना, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए हमारे क्या बन जाते हैं, वहां पे क्लॉट बन जाता है। ब्लड क्या बनाता है? कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और हमारे क्या बनता है? क्लॉट। क्लॉट के लिए दो लाइन, सबसे पहले डार्क रेड ब्राउन कलर क्या बोल रही हूँ, डार्क ब्राउन कलर रेडिश स्कम कब बनता है? एट द साइट ऑफ इंजरी ओवर टाइम, थोड़ा टाइम बाद बनता है ना, वैसा काला काला सा या ब्राउन ब्राउन सा स्ट्रक्चर। हाँ, अब उसमें होता क्या है? दैट इज फॉर्म्ड बाय अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं फिब्रिन। वेरी गुड। मैं आपको प्रोसेस सुना दो, आप बोलोगे मैम जैसे इंजरी होती है ना, वो सब बुलाते हैं प्लेटलेट भैया, मिच्छियां मिच्छियां मिच्छियां, प्लेटलेट भैया आता है। देन प्लेटलेट जो है जब स्टिमुलेट होता है वो मारता है किसका? थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिक मारता है। उठो उठो, प्लास्टिक मारता है, उसमें कुछ नहीं है, प्लास्टिक मारता है, प्लास्टिक मारता है। जैसे वो थ्रोम्बोप्लास्टिन मारता है, उससे किसको अफेक्ट होता है? थ्रोम्बोकाइनेस को बोलते हैं, और फिर वो विद कैल्शियम को अपने साथ लेके जाता है। छोटे भाई चल मेरे साथ, कैल्शियम को लेके प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट, थ्रोम्बिन इन टर्न कन्वर्ट फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। इतना तो आसान था, रोते क्यों रहते हो हमेशा? बस यही चीजें यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहले आपने बोला जब भी हमें इंजरी या ट्रॉमा होगा, प्रिवेंट करने के लिए एक्सेसिव ब्लड फ्लो, कोआगुलेशन, क्लॉटिंग, डार्क ब्राउन स्कम एंड फॉर्म्ड एट द साइट नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि फिब्रिन से बनता है। सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन इन्वॉल्व सर्टेन फैक्टर जो कि एक्टिवेट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन। इंजरी हुई, प्लेटलेट को बुलाया, सर्टेन फैक्टर रिलीज करा, कौन? वो थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको एक्टिवेट करता है? थ्रोम्बोकाइनेस को। कैसे? मार के, प्लास्टिक से मार के। और इससे विद कैल्शियम वो क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन इन टर्न फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। वेरी गुड, शाबाश। यही तुम्हारे कॉर्नरी हार्ट डिजीज यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज रेफर टू एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। अफेक्ट किसको करता है? वेसल ऑफ ब्लड जो कि सप्लाई कर रही होती है मसल्स ऑफ हार्ट। डिपॉजिट इन चीजों का है विच मेक्स द ल्यूमन नैरो। एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन, इनफ ऑक्सीजन नहीं रीच कर रहा होता, एंड ये दोनों में कॉमन है ये। हार्ट फेलियर सेम चीज, एवरीथिंग इज एग्जैक्ट सेम, एक भी लाइन के ऊपर नीचे नहीं करी गई। देन इज योर लिम्फ। लिम्फ को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। अब होता क्या है, मैंने तुम्हें पहले रट्टा मरवाया था। लिम्फ को रट्टा मारने के लिए ब्लड में से क्या माइनस कर दो? रिप। रिप मतलब R फॉर रेड ब्लड सेल एंड P फॉर तुम्हारा मैक्रो प्रोटीन, प्रोटीन दैट इज कौन से वाला प्रोटीन? मैक्रो प्रोटीन। दूसरे P फॉर प्लेटलेट। वेरी गुड, ठीक है। फिर हम क्या बोलते हैं कि भाई एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से क्या पास करेगा? यूरिन। ब्लड वेसल से ब्लड पास करेगा, ब्लड वेसल से आराम से ब्लड ऐसे पास कर रहा था। जब वो पास कर रहा था, जब वो ऐसे पास कर ऐसे जा रहा है, तो कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस और वाटर ऐसे ऐसे मूव कर जाते हैं। क्या मूव कर गए? पानी। पानी कहते हैं, मैं तो नहीं सीधे रास्ते थोड़ा घूम घूम के जाता हूँ। पानी और कुछ पानी में ही डिजॉल्व सब्सटेंसेस, वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो है मूव आउट, वहां से मूव कर गया और कुछ स्पेसेस में चल गए। कौन से स्पेसेस में? वो देखते हैं सेल्स और टिश्यूज के बीच में कोई स्पेसेस खाली पड़ी हैं, ऐसे सेल्स पड़े, इनके बीच में जो खाली जगह है ना, इनके बीच में चल जाते हैं। अब आपको पता है सेल्स और टिश्यूज के बीच में जो खाली स्पेस है इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, क्या बोला? ब्लड भैया आराम से अपने वेसल से जा रहे थे, बट पानी का मूड खराब हो गया। पानी देखो, पानी का मूड कभी भी खराब हो जाता है। ऐसे हमारे घर में बाढ़ थोड़ी ना आ जाती है, बाढ़ इसीलिए आती है क्योंकि पानी का मूड खराब हो जाता है, तुम उनको तंग करते हो। तो वैसे ही ब्लड जब ऐसे गुजर रहा था, उसमें 92% तो वाटर है, उसका मूड खराब हुआ, वो मुड़ा, और साथ में उसके साथ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। जैसे ये लोग ऐसे बाहर आते हैं, वो कहां पे जाते हैं? स्पेसेस इन बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू। कहां पे जाते हैं? इन बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यूज। और यहाँ पे अगर पानी इतना सारा निकल गया, 90-92% तो पानी है, तो अंदर क्या बच जाएगा आपके? प्रोटीन्स। 6 to 8% इज प्रोटीन्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या क्या बनते होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर? क्या है? वाटर। वाटर कितना है? 92%। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा मिनरल्स हैं, बाकी सब चीजें। इसके अलावा इसके के अंदर क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जब पानी बाहर निकल गया तो प्रोटीन, फॉर्म्ड एलिमेंट, मिनरल, ये सब चीजें क्या रह जाती है? अंदर। अभी थोड़ा सा विस्कस ज्यादा हो जाएगा, क्यों? पानी तो बाहर निकल चुका है। तो जब
ऐसा होता है, दिस फ्लूइड जो रिलीज हो जाता है इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड और योर टिश्यू फ्लूइड। अब इनके पास क्या होता है, सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि क्योंकि मिनरल्स इनके साथ बाहर आ गए, सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि हमारा प्लाज्मा में देखा जाता है। एंड दिस इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल एंड बिटवीन द फ्लूइड। बस इतनी सी बात है, हमें तुमसे नफरत ही नफरत है और इसे हमें रट्टा मारना था। सेम लाइन में बोलेंगे आप कि कैपिलरी से ब्लड पास हो रही होती है, जैसे ही कैपिलरी से ब्लड पास हो रही होती है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस का मूड खराब होता है और वो लोग क्या कहते हैं, बाहर निकलो। एज ब्लड passes through the capillaries, some water soluble substances and water move out into the spaces between the cells of tissue. Large protein और formed element blood vessels में रह जाते हैं। जो फ्लूइड रिलीज आउट होता है इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड और यार टिश्यू फ्लूइड, और इसी को हम बोलते हैं लिम्फ। इसके अंदर सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि हमने क्या बोला था, लिम्फ इज इक्वल्स टू जब ब्लड में से क्या चल जाए, हमारा आरबीसी चल जाए, प्रोटीन चला जाए और हमारा क्या चला जाए, क्या चल जाए, पी फॉर प्रोटीन एंड दूसरा पी फॉर, जल्दी बताओ, प्लेटलेट्स। जब ये चीजें हमारे निकल जाती हैं, जो बच्ची कुछ फ्लूइड्स है, हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट है, मतलब आरबीसी है, प्रोटीन है, प्लेटलेट है, तो जो बाहर निकल गए इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और योर लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड। तीन नाम। मिनरल्स इनके पास सेम, पानी के साथ मिनरल भी आए हैं, तो सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द, अब ये सेल्स और ब्लड के बीच में है तो वहां पे न्यूट्रिएंट और गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। अब यही चीज मैंने अपनी सुंदर सी ड्राइंग में दिखाई है कि ये तुम्हारी कैपिलरी है, ब्लड खुशी खुशी पास कर रहा था, वाटर का मूड खराब हुआ, वो बाहर आया, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस बाहर आ गए। अभी दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ पे आया तुम्हारे बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। फिर उसके बाद क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट है, विच इज अ नेटवर्क ऑफ योर वेसल्स, बहुत सारे वेसल से बना हुआ। अब ये फ्लूइड को कलेक्ट करता है और उसको मेजर वेन्स में, सुपीरियर वेना कैवा में जाके डाल देता है। इनको कहाँ डाल देते हैं, सुपीरियर वेना कैवा में। ये फ्लूइड लिम्फ कैसे दिखते हैं हमारे, कलरलेस। इसके अंदर अल्फा लिम्फ, अल्फा लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्लेटलेट एब्सेंट होता है। ये बात हमने इसके डेफिनेशन में बोल लिया था। लिम्फ इज इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट और हार्मोन, आपको पता लग गया, वो बाहर निकल के क्या करता है, सेल्स और टिश्यूज को न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज। एंड दूसरा फैट अब्सॉर्ब थ्रू लिम्फ, लिम्फ से ही हमारे फैट की अब्सॉर्प्शन होती है इन द लैक्टियल वेसल्स, जो कि हमारे इंटरस्टिशियल में। क्या क्या बोलना है, सबसे पहले लिम्फ, लिम्फ बोलते हैं, दूसरा नाम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड मैम तीसरा नाम होता है इसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अलावा टिश्यू फ्लूइड। ये बनता है पता है मैम कैसे, आप ब्लड में से जब रिप माइनस कर दूंगी तो हमारा बनेगा, हमारा क्या बनेगा, लिम्फ। मैम ब्लड में से रिप पता कैसे माइनस किया, ब्लड माइनस आरबीसी प्लस माइक्रोप्रोटीन्स। जैसे मैम ब्लड कैपिलरी से पास कर रहा होता है तो वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो बाहर आ जाते हैं, तो वो जो सब्सटेंस बाहर आते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। ये बाहर आकर सेल्स और टिश्यू के बीच में चले जाते हैं। मैं बोलूंगी सेल्स और टिश्यू के बीच में जाके क्या डांस करते हैं, आप बोलोगे नो मैम, ये न्यूट्रिएंट और गैस का वहां पे उनके बीच में एक्सचेंज करवा देते हैं। एंड क्योंकि इनके पास मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन जो वो सेम होती है। फिर आप उसके बाद बताएंगे लिम्फेटिक वेसल्स, जो कि बहुत सारे वेसल से मिलकर बना है। ये अपना इस फ्लूइड को उठाता है और सुपीरियर वेना कैवा में डालता है। अब लिम्फेटिक वेसल्स में इसमें क्या है, फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड इज लिम्फ, लिम्फ इज कलरलेस, मेड अप ऑफ लिम्फोसाइट। आपसे एमसीक्यूज बनता है, एमसीक्यूज में पूछता है लिम्फोसाइट होता है, ये होता है, वो होता है, तो लिम्फोसाइट से बना होता है। ऑब्वियसली लिम्फोसाइट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और आपने पढ़ लिया कि न्यूट्रिएंट ऑफ गैस एंड फैट अब्जॉर्प्शन वगैरह में इन्वॉल्व है। एंड द थर्ड लेक्चर इज ऑल अबाउट सर्कुलेटरी पाथवे, दिस इज द लास्ट लेक्चर। एंड प्लीज अच्छे से पढ़ के आना, अच्छे से लर्न करके आना। एक बार अगर मैं तुम्हें रिवाइज करा दूं, तुम्हें शायद तुम्हारे मन में ऐसे गुदगुदी, खुशी, वो सब आएगी। क्या क्या पढ़ लिया आज हमने, आरएच ग्रुपिंग आरएच मंकी से लिया था, 80% में देखा जाता है एंटीबॉडीज नहीं होते, ये सब सुना दोगे। फिर आप बोलोगे कि नेगेटिव मदर होगी, फीटस जो होगा पॉजिटिव, और इसके अलावा ब्लड ग्रुप डोनेशन में भी बंदे को नेगेटिव कर देना, उससे जो आएगा जो उसको डोनेट करेगा उसको कर देंगे हम पॉजिटिव। फिर उसके बाद हम बताएंगे डिसऑर्डर्स एंड देन इज योर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ के आना। ओके।